नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, 9वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। अब धीरे धीरे हमारा एक सत्र का कोर्स जो है वो कंप्लीट हो रहा है और आप लोगों को क्योंकि बता दिया गया है कि आपकी 50 मार्क की एग्ज़ाम जो है वो प्रथम कसौटी आपकी जो है वो ली जाएगी। घर बैठकर आपको लिखना है, वो तो सब बता दिया गया है, लेकिन उसमें जो आपका कोर्स होगा वो मैंने फोटोग्राफ उसके रख दिए हैं, आप उसको देख लीजिएगा। और इसके अलावा अगर मान लीजिए हमारा उसमें एक आध प्रश्न 11वें पाठ का आ जाता है तो उसके भी जवाब मैं उसमें रख दूंगी, पाठ हम बाद में पढ़ लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी आप लिखें वो सभी चीजें एक बार पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद लिखने का प्रयत्न कीजिए ताकि आपको पता चले कि मुझे कितना याद रहा है। आज हम 10वां काव्य पढ़ने जा रहे हैं, भारत गौरव। इस काव्य के कवि है श्री मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जो है उनका जन्म झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था और गुप्त जी जो है बचपन से ही उनको कविताएं लिखने का बड़ा शौक था। बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के उनका प्रयास हुआ, उन्होंने उनको थोड़ा प्रोत्साहित किया द्विवेदी जी ने, तो उनकी रुचि और बढ़ी साहित्य के प्रति और उन्होंने फिर तो ढेर सारा साहित्य लिखा, काव्य लिखे, उपन्यास लिखे और नाटक भी लिखे हैं। शुरू में इनके घर का माहौल जो था राम भक्ति से सराबोर, तो उन्होंने राम भक्ति के भी काव्य लिखे और इसके अलावा जब तत्कालीन जो परिस्थितियां थी उसको जब उन्होंने महसूस किया तो राष्ट्रीय चेतना से जुड़े हुए काव्य भी उन्होंने लिखे। तो ये दोनों प्रकार के जो उनके साहित्य है उनमें दोनों चीजें देखने को मिलती है, भक्ति भाव भी और राष्ट्रीय चेतना भी। शुरू में इनकी कविताएं जो है वो सरस्वती नामक पत्रिका जो है उसमें प्रकाशित होती थी और बाद में तो उनको जो है भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि भी दी और वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे। मैथिली शरण गुप्त जो है उनके इसी राष्ट्रीय भाव को देखते हुए उनके साहित्य में भारत सरकार ने ये उनको उपाधि दी। इसके अलावा उनको राष्ट्र कवि की भी उपाधि मिली हुई है, राष्ट्र कवि के नाम से वो जाने गए। तो यहाँ पर जो हमने काव्य पढ़ना है वो भारत भारती, उनका काव्य संग्रह है भारत भारती, उसमें से लिया गया है, छोटा सा काव्य है। सीधी सी बात है, आप देख रहे हो जैसे कि भारत गौरव काव्य का नाम है। भारत देश जो है उसके विषय में कवि जो है वो हमें जागृत कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि हमारा देश जो है वो महान क्यों है तो महान तो है ही, लेकिन क्यों महान है आगे अब हम पढ़ते जाते हैं। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ। कहते हैं कि भूलोक का गौरव, भूलोक यानी पूरी पृथ्वी, भू यानी पृथ्वी, पूरी पृथ्वी का पुण्य लीला स्थल कहाँ है। पहले प्रश्न करते हैं, फिर जवाब देते हैं कि फैला मनोहर गिरी जहाँ पर हिमालय और गंगा जल जहाँ पर। मनोहर मन को हरने वाला, गिरी, गिरी यानी पर्वत, और हिमालय पर्वत जो है मन को हरने वाला है और पवित्र गंगा जल, गंगा नदी जहाँ बहती है वो प्रकृति का लीला स्थल है। आगे कहते हैं संपूर्ण देशों से अधिक जिसका उत्कर्ष हुआ, उत्कर्ष होने का मतलब है आगे बढ़ा है, विकास हुआ है, सभी देशों से ज्यादा जिसका उत्कर्ष हुआ है वो देश। और आगे कहते हैं उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन है, भारतवर्ष। हमारे देश को ऋषि भूमि का है। ऋषि भूमि क्यों कहा गया, क्योंकि शुरू से ही हमारे देश में साधु संतों और ऋषि मुनियों की इतनी सारी हम लोगों ने पीढ़ियां देखी है कि हम कभी भी जब भी कोई साहित्य आप देखो तो हमारे देश के साधु संतों और ऋषि मुनियों ने जो साहित्य हमें दिया है, जो वैदिक साहित्य है, फिर आयुर्वेद का साहित्य है, वो सभी हमारे देश में लिखा गया शुरू से। पहले हमने ये सारी कलाएं इस पूरी पृथ्वी को, पूरे विश्व को दी है।
इसलिए ऐसा महान देश कौन है जो ऋषि भूमि है। अगर आपको पूछा जाता है प्रश्न में कि ऋषि भूमि किस देश को कहा जाता है, तो हमें जवाब लिखना है भारतवर्ष को। तो ये जो कुछ प्रश्न इसमें से निकलेंगे। आगे कहते हैं, हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। भारतवर्ष को वृद्ध कहा है। वृद्ध क्यों कहा है? क्योंकि सबसे पुराना देश हमारा है, इसलिए सबका सिरमौर है। सिरमौर का मतलब है सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर आगे देश कौन सा है? तो वो भारतवर्ष है। ऐसा पुरातन देश कोई है विश्व में? कवि फिर प्रश्न भी करते हैं कि आपने क्या ऐसा पुरातन, पुरातन यानी प्राचीन, ऐसा प्राचीन पुरातन देश कोई विश्व में है क्या? भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। ईश्वर ने जो भवभूतियां, भवभूति का मतलब यहाँ क्या है? जो हमें भंडार दिया है ईश्वर ने, हर एक चीज का, पृथ्वी से हमने सब लिया है, वो सब हमें ईश्वर ने ही तो दिया है। तो ईश्वर ने जो भंडार यहाँ पर रखा हुआ है हमारे लिए, मनुष्य के लिए, वो कहाँ पर है? भारत देश में। विधि ने किया नर सृष्टि का पहला यही विस्तार है। यानी विधाता ने, हम ऐसा मानते हैं ना कि मनुष्य का जन्म जो है वो विधि के अनुसार होता है, तो विधाता ने भी सबसे पहले मनुष्य का जन्म, सबसे पहले मनुष्य का अवतार जो है वो कहाँ किया है? तो भारत देश में किया है। यह पुण्य भूमि है, प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। भारत देश के प्रथम निवासी कौन है भाई? आपको प्रश्न पूछा जाता है तो वो आर्य है। तो भारत देश में ही सबसे पहले निवासी आर्य, ये ऐसी पुण्य भूमि है। विद्या, कला, कौशल सब में तो ये सबसे पहले अव्वल भारत देश जो है वो, उसके सब ये सारी कलाओं के आचार्य कहाँ हुए? तो भारत देश में हुए। विद्या, कला और कौशल सभी में, ज्ञान में भी आप देखो, विद्या में आप देखो, कला कौशल में देखो, हर एक क्षेत्र में भारत देश जो है वो अव्वल रहा है शुरू से। तो यहाँ पर ही इन सब के गुरु आचार्य हो गए हैं भारत देश में। संतान उनकी आज यद्यपि हम पढ़े हैं अधोगति में, हम उन महान आचार्य के संतान हैं, लेकिन आज हमारी परिस्थिति ये है, जरूर कवि कहते हैं कि आज हम अधोगति में पड़े हैं, यानी कि थोड़ा हम नीचे गिर गए हैं, यानी कि हमारा विकास रुक गया है। लेकिन फिर भी हम तैयार है। क्यों? क्या तैयार है? किसके लिए तैयार है? आगे बढ़ने के लिए, उन्नति के लिए। क्योंकि हमारे पास रास्ता है, जो रास्ता हमारे गुरुजन, ज्ञानी, ऋषि मुनि हमको दिखा करके गए हैं, उनके पद चिन्ह है हमारे पास आज भी। हम उसी रास्ते पर चलते हुए अपने देश को आगे ले जाएंगे। कवि की ये इच्छा है। ये आर्य ही है जो कभी अपने लिए जीते न थे। हमारे देश के जो प्रथम कहा जाता है मनुष्य जाति जो हुई, वो आर्य थे। वो कभी भी अपने लिए नहीं जीते थे, मतलब हमारे जो पूर्वज है उसी के संस्कार हमारे अंदर आए हैं। तो ये हमारे पूर्वज आर्य जो है वो कभी उन्होंने अपने लिए जिया ही नहीं, उन्होंने दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। इसलिए ये स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी न पीते थे। उनको कभी ये स्वार्थ नहीं था कि सब कुछ मेरा हो। अब देखिए हमारे देश के साधु संत जो है, ज्यादातर लोग जो हमारे पूर्वज, उनको कभी संपत्ति का, धन का मोह नहीं हुआ। वो तो जंगलों में रहते थे, वहां आश्रम बनाकर रहते थे। उन्होंने कभी कोई संपत्ति संग्रहित की ही नहीं, इकट्ठा नहीं की। इसलिए हमारा देश जो है वो महान है। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेत होकर किस तरह ये बैठ सकते थे कभी। हमारे देश के महान लोग जो है वो किस लिए जन्मे यहाँ पर? तो दूसरों के लिए। उन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों की उन्नति के लिए लगा दिया। वो कभी भी निश्चेत होकर, यानी निष्क्रिय होकर बैठे नहीं। उन्होंने हमेशा काम किया, कार्य किया। कार्यरत क्यों हुए? तो दूसरों की भलाई हो, सबका भला हो, खुद अपना ही भला हो, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ के जो सबसे पहले निवासी थे, हमारे पूर्वज थे आर्य, वो कभी भी मोह में आकर के या फिर समृद्धि संपत्ति इकट्ठा करने में जुटे नहीं, बल्कि उन्होंने अपना जीवन जो है वो बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ के दूसरे लोगों की भलाई में लगा दिया। तो ऐसे लोग जहाँ जिस धरती पर जन्म लेते हैं, ऐसी धरती, ऐसा देश, ऐसा भारतवर्ष
हमारा है, ये कवि कहते हैं कि ये गौरव है भारत देश का। हिमालय पर्वत है, गंगा जल है, ऐसे महान लोग हैं, तो ये सारा भारत के लिए एक गौरव लेने की बात है। तो हमारा ये महान देश है, इसलिए महान है। ये काव्य और भी बड़ा है, लेकिन हमें इतना ही पढ़ना है। 4 पैराग्राफ है, आपको वही पढ़ने थे। तो ये काव्य हमने पढ़ लिया आज। अब आप इस काव्य के प्रश्न जवाब अपनी स्वाध्याय पोथी में लिख लेंगे। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि आपको ग्रामर, व्याकरण जो है वो स्वाध्याय पोथी में जो पीछे दिया होगा वो व्याकरण आप कंप्लीट करते जाइएगा। क्या होगा कि एग्जाम में आपको व्याकरण भी पूछा जाएगा। तो जो भी टॉपिक है ज्यादा कठिन नहीं है, समानार्थी शब्द है, विरोधी शब्द है, मुहावरे वगैरह, तो वो आप उसमें पढ़ करके लर्न करते रहिएगा, ताकि आपको एग्जाम में सब कुछ अच्छे से आ जाए। धन्यवाद।